नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम में हिंदी 100 मार्क्स में पूछा जाता है। उसमें से आपको हिंदी में एक बुक से रहता है और एक ग्रामर, दोनों मिक्स करके 100 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बुक से आप लोगों को मात्र 40% क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रामर से 60% पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण में फुल जितना भी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव होगा, सब सब्जेक्टिव होगा, यानी कि शुरू से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले आ जाता है आपका वर्ण। इसमें से आपको कम से कम तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, A to Z देखेंगे व्याकरण में। अभी देख लीजिए, सबसे पहले वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, यानी कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान के चलो कि ओ को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। हर सही को टुकड़ा नहीं कर सकते। अब देखो लो, यहाँ पर क में हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर क में हलंत, यानी कि ये पूरा क नहीं है। ठीक है, तो इसका हम लोग अ का खंड या टुकड़ा विभाजित हम लोग इसे नहीं कर सकते, इसे हम लोग कहते हैं वर्ण। अब देखो, वर्ण जो होता है 2 प्रकार के होता है। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। अब देखो, स्वर आप लोगों को एग्जाम में ये परिभाषा तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देख लीजिए, स्वर वर्ण कौन कौन होता है, एक बार बोल देते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, यानी जैसे कि हम लोग डायरेक्ट अ को हम लोग विभाजित या खंड नहीं कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी, यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि अ को हम लोग कुछ मिक्स करके नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट अ हो जाता है। जैसे कि क में अ आ रहा है, तो यानी कि इसमें मिक्स है। देख लीजिए, तो ऐसे स्वर वर्णों की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं, देख लीजिए स्वर वर्ण ओ आ सही दीर्घ हर्ष दुर्घ, ये सब होता है। ठीक है, स्वर वर्ण। अब देखते हैं व्यंजन। अब देखिए, स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिस पर वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क में देख लो, यहाँ पर जैसे कि क में ओ आ रहा है, चो में भी ओ आ रहा है, टो में भी ओ आ रहा है। तो यानी कि स्वर्ण वर्ण, यानी कि ओ क्या है? स्वर वर्ण है, उसकी सहायता से हम लोग उच्चारण कर रहे हैं क में स्वर वर्ण मिक्स हो रहा है। तो वैसा वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखो, व्यंजन वर्ण तो आप लोग जानते होंगे कितनी संख्या होता है। तो बस वर्ण में इतना ही जानना था। अब चलिए चलते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देख लीजिए, आए हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसे हम लोग मुंह के भीतर से जिस भाग से बोलते हैं अक्षर को, उसे ही हम लोग कहते हैं वर्ण का उच्चारण स्थान। जैसे कि यहाँ पर मैं ये चार्ट दे दिया हूँ, ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, देख लो, कंठ से हम लोग कौन सा वर्ण उच्चारण करते हैं? ओ आ क वर्ग, यानी कि क ख ग घ, ये सब कंठ से उच्चारित करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंठ्य वर्ण। तालु से हम लोग हर्षई दीर्घई चौक छो जो झो, ये से यो और सो, इसे हम लोग कहते हैं सतलव्य वर्ण। ऐसे ही आप लोग इसको तो याद नहीं कर सकते, इसका एक ट्रिक होता है। ठीक है, अब ट्रिक देखते हैं क्या होता है। देख लो, यहाँ पर देख लो, कह रहा है अकह कंठ से। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, छोटा सा ट्रिक है ये, अकह कंठ से। अब देख लो, अकह कंठ से, 1 मिनट, अकह देख लो यहाँ पर, अकह कंठ से, यानी कि कंठ से, यानी कि ओ आ को हो, यानी कि ओ आ कोस का वर्ग, यानी कि को खो वाला पूरा हो। तो यहाँ से हो गया अकह कंठ से। इचियस तालु से,
इचियस तालु यानी कि हर्षई दीर्घई चौआ से चौआ छुआ जुआ युआ और स्वा यानी कि तालु से। अब यहाँ पर देखो तालु से हर्षई दीर्घई चौआ पूरा युआ स्वा, तो सेम वैसे ही रिटरस मूर्धा, रिटरस मूर्धा। अब देख लो यहाँ पर मूर्धा रिट टबर्ग आ गया पूरा यानी कि टो ठो डो ढो पूरा और रोआ और स्वा, रिट रस हो गया मूर्धा से। दंत, अब देख लो यहाँ पर लतस दंत तालु, लतस दंत तालु। अब देखो दंत आ गया, अब लतस लो तो स्व यानी कि तबर्ग यानी कि तो थो दो धो वाला पूरा लतस हो गया। उप उ, उप ओष्ठ। अब देखो उप उ ओष्ठ, उप उ ओष्ठ से बोला जाता है यानी कि हर्षौ दुर्गौ और प फ वाला पूरा। सेम वैसे ही अब देखो ए कंठ तालु, ए कंठ तालु। देखो ए आई कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ। ये सब ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओ कंठोष्ठ, वो ओठ दंतोष्ठ आव दोस्त। नाम नासिका, नाम नासिका यानी कि नौ, जितना भी नौ होगा वो नासिका से बोला जाता है। नौ नौ ऐसे भी नौ होता है, नौ, ठीक है। ये सब आप लोग नासिका से उच्चारित करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पर, ये भी खत्म हो गया। अब आता है आप लोगों का संज्ञा। संज्ञा से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, ये सब संज्ञा है। और संज्ञा ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। वहां पर ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 6। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो आप लोग देख लीजिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक को कैसे पहचानोगे, देख लीजिए। वैसी संज्ञा जिससे जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, गाय क्या हो गया? गाय यानी कि पूरे गाय का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे जाति, गाय का पूरा जाति का बोध। जैसे कि फल यानी कि पूरा फल, सेब, अनार, केला, अमरूद सब फल हो गया, ठीक है। नदी, सब नदी, सरोवर सब नदी हो गया। मनुष्य, सब मनुष्य हो गया जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक देखते हैं। व्यक्तिवाचक वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है। भाववाचक यानी कि गुण, धर्म, स्वभाव। अब मान के चलो गुण, गुण क्या है? वो आदमी बहुत ईमानदार है। ईमानदार कौन सा वाचक संज्ञा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। समूह वैसी संज्ञा जिसे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि समूह मतलब होता है कि यानी कि बहुत सारे आदमी इकट्ठा होना। जैसे कि आप लोग कहते हैं सभा, सभा कौन सा संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा। सेना, सेना कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। वर्ग यानी कि एक क्लास का कह रहा है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। वर्ग में बहुत सारे होते हैं। चाबी का गुच्छा, सेना का झुंड। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सेना का झुंड कौन सा संज्ञा है, या तो ऐसे पूछा जाएगा इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है। उसमें आप लोगों को ऑप्शन दे देगा चाबी का गुच्छा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सभा, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा इत्यादि, ठीक है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक तो आप लोग जानते होंगे, दूध, पानी, ठीक है। देख लीजिए, वैसी संज्ञा जिसे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। धातु यानी कि दूध, दूध द्रव्य हो गया, पानी भी द्रव्य है, घी, तेल, सोना, चांदी। सोना एक धातु है और चांदी भी एक धातु है और पीतल भी एक धातु है, इसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी कुछ लिख दिया हूँ, आप लोगों को कैसे पूछा जाएगा देख लीजिए।
राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? राजा दशरथ कौन सी संज्ञा? ऑप्शन दे देगा जातिवाचक, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन दे देगा भाववाचक, सी नंबर ऑप्शन दे देगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी दे देगा समूहवाचक। तो राजा दशरथ तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देख लीजिए, ऐसा भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। कृष्ण जीवन कमाल नदी, तो कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक, पूरे कृष्ण का बोध हो रहा है। देखिए अब देख लीजिए सेम वैसा है, एक और मैं लास्ट वाला दिखा देता हूँ। सफल का भाववाचक, अब देखो सफल का भाववाचक क्या होगा? असफलता, सफल, सफलता, असफल। तो देख लीजिए सफल का भाववाचक संज्ञा होता है सफलता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सफलता। देख लीजिए ऐसे आप लोगों को केजरीवाल लिखा गया, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक यानी कि सफलता, सफलता देख लो, सफलता मिली यानी कि सफलता कौन वाचक संज्ञा है? सफलता भाववाचक। यहाँ पर देखो भाववाचक लिखा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ बहुत सारा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग देख लो। घी कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक, नर जातिवाचक, गति भाववाचक, सेम ऐसे ही। अब देखो सर्वनाम, सर्वनाम में आप लोगों को दो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे पहले तो सर्वनाम जान जाते हैं, संज्ञा या किसी नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाएगा तो देख लीजिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, बस यही पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा सर्वनाम होता है देख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि, ये सब सर्वनाम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्वनाम है। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद कर लेना है, ये सब सर्वनाम है। इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा है? संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है? मैं शब्द कौन सा है? सर्वनाम है। ऐसे ही आप लोगों को यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब पूरा देखो बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा। देख लो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप लोग को पूछा जाएगा कैसे। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम है तो देख लीजिए, जिससे किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ या कोई, कुछ या कोई कौन सा सर्वनाम? कुछ, कोई या लो, कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई मतलब ये निश्चित नहीं है कि वो कौन है, और निश्चय, निश्चय में ये फिक्स रहता है, वह लड़का है, यानी कि इसमें फिक्स कह रहा है कि वह लड़का है, और इसमें कह रहा है कि कोई लड़का है। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चय। अब देखिए संबंध, संबंध में जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंधित स्थापित हो, यानी कि संबंध स्थापित होगा। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो करेगा सो जानेगा। तो उपरोक्त वाक्य में जो और सो संबंध है, इसमें जो करेगा यानी कि सो भरेगा या जानेगा, तो इसमें से जो और सो यानी कि संबंध दर्शा रहा है ना, जो करेगा यानी कि वही सो भरेगा या करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो आप लोग को जिसमें ऐसे रहता है प्रश्नवाचक, तो आप लोग यहाँ से, ये तो बहुत आसान है प्रश्नवाचक, देखे वो प्रश्नवाचक क्वेश्चन, जैसे कि कौन, क्या, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक है। बस निजवाचक सर्वनाम एक थोड़ा सा दे। ठीक है, जिस सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। कह रहा है यह कौन सा सर्वनाम है? यह यानी कि जैसे कि मेरा नाम अरमान है, तो यहाँ पर बोल रहा है डायरेक्ट कि यह कौन सा सर्वनाम है, यानी कि यह फिक्स है कि इसके बारे में ही पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन देख लीजिए, कोई, यहाँ पर देख लो कोई,
यानी कि ये फिक्स नहीं है कि कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की या कुछ भी। तो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो यानी कि संबंध, जो करेगा सो भरेगा, याद है ना। तो जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन अनिश्चय, संबंध, पुरुषवाचक, अनिश्चय यहाँ पर दिया हूं मैं। देख लो यहाँ पर कौन शब्द कौन सा सर्वनाम है, कौन यानी कि क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक है। अब देखो आप बताए थे, आप नहीं बताए थे, हम कहे थे बताएंगे। तो देखो आप कौन सा सर्वनाम है, तो वह निजवाचक यानी कि अपने आप पर बोल रहा है, ठीक है। अब देखो ये 7वां नंबर, शायद दरवाजे पर कोई। अब देखो यहाँ पर कोई यानी कि अनिश्चय यानी कि कोई भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि लड़का है या लड़की है या अरमान है या रोहित है या नीतीश है, कोई भी हो सकता है। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं विशेषण। अब विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या गुण या धर्म बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल कलम काली गाय, यानी कि लाल कलम काली गाय यानी कि ये फिक्स विशेषता बता रहा है कि ये लाल कलम है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये ब्लू पेन है, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये ब्लू पेन है। गाय काली है यानी कि गाय के बारे में बता रहा है, इसकी विशेषता गाय का बता रहा है कि वो काली है, यानी कि अब मान के चलो कह देता है उजली गाय, यानी कि गाय की विशेषता क्या है कि वो उजली है। अब देखो क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखिए इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ, देख लो बहुत सारा हो जाएगा। जैसे कि मैं संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कि संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कि 4 लड़के खेलते हैं, यानी कि इसमें संख्या बता रहा है कि वो कितने लड़का है, 4 लड़का है। 5 घोड़े दौड़ते हैं, यानी कि क्या कह रहा है 5, कौन सा है 5 घोड़े, यानी कि संख्या कितना हो गया 5। अब देखो इसमें अनिश्चित और निश्चित भी संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब देखो निश्चित 4 लड़के 5 लड़के, अनिश्चित कुछ आदमी कुछ आलू, ये हो गया अनिश्चित। सब में होगा निश्चित अनिश्चित। जैसे कि परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु की माप तौल की विशेषता बताता है उसे हम लोग परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा पानी शेर भर आलू दूध पानी कुछ भी। जैसे कि परिणामवाचक 2 प्रकार के, निश्चित अनिश्चित, ठीक है। तो निश्चित अनिश्चित सब में देखेंगे तो निश्चित, जैसे निश्चित में क्या हो जाएगा 3 मीटर कपड़ा, 3 किलो आलू, 3 किलो बैगन, 3 किलो दाल। तो ये क्या हो रहा है, निश्चित बता रहा है कि हमें 3 किलो आलू चाहिए, ठीक है। अब अनिश्चित देखते हैं, अनिश्चित वाचक जैसे कि थोड़ा पानी ये फिक्स नहीं है कि कितना पानी, आधा लीटर पानी चाहिए या 1 लीटर पानी चाहिए, इसमें कह रहा है थोड़ा। शेर भर दूध कह रहा है, तो इसमें अनिश्चित है, वो साफ साफ बोल नहीं रहा है कि कितना हमें चाहिए, इसलिए हो जाएगा ये अनिश्चित। अब चलते हैं, क्या हो गया, परिणाम हो गया। अब गुणवाचक अब देख लो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप रंग स्वभाव दशा का बोध होता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कह रहा है यहाँ पर गुण यानी कि स्वभाव दशा ये सब का बोध होता है। जैसे कि अमीर आदमी, उसकी क्या है गुण कि वो अमीर है। सुंदर लड़की यानी कि स्त्री, सुंदर स्त्री, उसके गुण क्या है, उसका गुण तो वो सुंदर है। अब देखो वो ये हो गया। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, कह रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में, जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह वह जो कौन क्या कुछ आदि, सर्वनाम का विशेषण दोनों में होता है यदि संज्ञा के साथ, ठीक है। जैसे कि यह लड़का वह स्कूल, ये सर्वनाम है। देख लो यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ के बाद क्रिया होती है तो सर्वनाम, एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे यह वह जो कौन क्या कुछ आदि शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों होते हैं।
यदि ये संज्ञा के साथ है, यदि ये संज्ञा के साथ है तो विशेषण है, जबकि इनके बाद क्रिया होती है तो ये सर्वनाम होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसे इसकी विशेषता बताने के लिए, जैसे कि अवश्य का विशेषण क्या होगा, तो अवश्य का विशेषण होता है आवश्यक। नमक का विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन। अंश का विशेषण क्या हो जाएगा, आंशिक। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्वेश्चन में, देख लो, देख लो यहां पर क्या है, देखो देखो यहां पर क्या कह रहा है, समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण क्या है, तो समाज का विशेषण है सामाजिक। भारत का विशेषण क्या है, भारतीय। मैं यहां पर वही बताया हूं, देख लो। इतिहास का विशेषण क्या है, ऐतिहासिक। इसमें भी मैं दिखा देता हूं इतिहास का विशेषण, जैसे कि आप लोगों का दिन का विशेषण, दिन का विशेषण क्या होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि देख लो, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारा लिख दिया हूँ, जो जो भी आई था वो सब पूरे लिख दिया हूँ कि इसमें विशेषण पूरा। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ईर्ष्या का विशेषण क्या होगा, ईर्ष्यालु। कृपा का विशेषण कृपालु। कथन का कथनीय, दान का दानी, कागज का कागजी, बाजार का बाजारू, विष्णु का वैष्णव, भूगोल का भौगोलिक, ये सब मैं बता दिया हूँ। राष्ट्र का राष्ट्रीय। यहाँ पर देख लो, आप लोग को बताया हूँ कि संख्या विशेषण कौन है, संख्या विशेषण, संख्या कौन है, संख्या 100 है। ठीक है, परिणाम बोधक विशेषण कौन है, सेम ऐसा ही सार्वनामिक विशेषण कौन है, सब आप लोगों को ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये लूसेंट का है। चलिए मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विशेषण है, मिठास, गाय, यह, राम। तो विशेषण क्या है, मिठास है कि वह मीठा है। ठीक है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण है, गुण। गुण क्या होगा कि ये नया है, गुण क्या है, चौगुना, नया, कुछ, पानी, इनमें से गुणवाचक विशेषण नया है, यानी कि वह नया है। अब देख लीजिए संस्कृति का विशेषण, संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। मीठा, आम में मीठा शब्द है, मीठा क्या है, विशेषण है। 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है, 5 यानी कि संख्या है। मोहन डैश चतुर है, मोहन डैश चतुर है तो बहुत चतुर है। मोहन अब डैश स्वस्थ है तो पूर्ण स्वस्थ है। ऐसे करके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका कारक। कारक में विभक्ति, कारक चिन्ह। ठीक है, इससे आप लोगों को 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछा जरूर जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रथमा द्वितीय ये सब आपको पता होगा। देख लीजिए कारक कौन कौन सा होता है और उसका चिन्ह क्या होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादन को, आपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन ओ रे हे और अजी। ठीक है, अब देखो कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब आप लोग को याद कर लेना। इसी प्रकार से मैं आप लोग को क्वेश्चन कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर कह रहा है वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह ऐसा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट बता दिया हूँ। वह पुरुषों में श्रेष्ठ है यानी कि में, अधिकरण में पर, तो ये कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक। लड़का पेड़ से गिर जाता है, आपादान से, आपादान से, तो आपादान कारक हो गया। गिर जाता है, पत्ते गिरते हैं, तो आपादान। अब देख लो राम की गाय अच्छी है, संबंध, यहाँ पर की, का के की, रा रे री, संबंध दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते। कार हो गया। अब देखते हैं काल। काल भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो देख लीजिए काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब देख लीजिए वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं, ये आप लोग को पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो देख लीजिए वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब देख लीजिए ये तो हो गया वर्तमान काल। अब चलते हैं भूतकाल पर, कितने भेद होते हैं, सिर्फ यही पूछा जाता है एग्जाम में। अब देख लीजिए यहाँ पर भूतकाल,
जिस प्रक्रिया में कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे कि लड़का आया है यानी कि कार्य समाप्त हो गया, वह खा चुका है यानी कि वह खाना खा लिया है यानी कि कार्य समाप्त हो गया है। तो देख लीजिए भूतकाल आप लोग को पूछा जाएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। अब देख लीजिए कि आप लोग को सामान्य भूत ये सब तो पूछा जाएगा नहीं, तो इसको देखेंगे अभी नहीं। अब देख लीजिए भविष्यत काल, जिस काल से किसी क्रिया का आने वाले समय में होने की सूचना मिले। जिस काल से किसी क्रिया का आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। वह खाएगा यानी कि वह भविष्य में खाएगा। वह खेलेगा यानी कि वह भविष्य में यानी कि कुछ टाइम पर वो खेलेगा। वह लड़ेगा। भविष्यत काल कितने भेद होते हैं, तो देख लीजिए भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतु मद भविष्यत। तो देख लीजिए सामान्य भविष्यत होता है मैं खाऊंगा तुम पढ़ोगे, तो ये सब देखेंगे ना, ये सब पूछा नहीं जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल का देख लीजिए। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मैंने आम खाया है, वाक्य क्या उदाहरण है, मैंने आसन्य भूत, ठीक है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब आता है आप लोगों को विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। अब देख लीजिए विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं यानी कि विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर शब्द लिख दिया हूँ, इधर विलोम शब्द होगा उसका। जैसे कि अनुकूल, अनुकूल का उल्टा क्या हो जाता है, प्रतिकूल। अर्थ का अनर्थ, अपमान का सम्मान, अधिक का कम, आगे का पीछे, पीछे का आगे, अपना का पराया, अग्नि का जल, यानी कि उल्टा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर विलोम शब्द देख ले, जो पूछा गया क्वेश्चन है ना, अब देख लो मैं इसमें खास कुछ है, ठीक है। देख लो आलसी का विलोम क्या होगा, परिश्रमी। आस्तिक का विलोम विपरीतार्थक, नास्तिक। कायर का बहादुर। ये देख लो 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा गया था। देख लो खड़ा का छोटा, उखंड का विनम्र, और दिखा देता हूं, वो सब दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अग्रज का विलोम अनुज। अब देख लो ये 2019-20 क्वेश्चन, 2020 का देख लो कितना क्वेश्चन पूछा गया इसे, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम इससे 6-7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, विलोम शब्द का। देखो गुण का विलोम क्या होगा, दोष। देख लो कृष्ण का विलोम शुक्ल, स्थावर का विलोम जंगम, नर का विलोम नारी, स्तुति का विलोम निंदा, संध्या का विलोम प्रातः, तलवार का विलोम सायक, आरंभ का विलोम अंत। ये सब भी आए हैं, ठीक है, ये सब लूसेंट से। अध्यम का विलोम उत्तम, आद्र का विपरीतार्थक यानी कि शुष्क, सृष्टि का विलोम प्रलय, मुख्य का विलोम गौण, पुरस्कार का विलोम दंड, संपत्ति का विपत्ति, धरती का आकाश, निंदा का स्तुति, ज्ञात का अज्ञात, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को देख लेना है व्याकरण में। पुरस्कार का दंड हो गया, प्रसार का विलोम संकुचित, अनादर का आदर, कृतज्ञ। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारा लिख दिया हूँ, देख लो आदर का अनादर, आसान का मुश्किल, सरल का कठिन, आदि अंत, आशा निराशा, आस्तिक नास्तिक, आजादी गुलामी, आय व्यय। देखो जन्म मृत्यु, जय पराजय, प्रशंसा निंदा, प्रसन्न खिन्न। इसी टाइप से आप लोग को देख लो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का उल्टा क्या होता है, प्रत्यय। सेम ऐसे ही आप देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग कुछ मुहावरा, ठीक है। मुहावरा में दाने दाने को तरसना, ये सब भी मुहावरा है। दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भूखमरी की स्थिति। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपमानित होना। जैसे कि मैं यहाँ पर देख लो ये सब भी है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना।
खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ये सब आप लोग याद करते जाओ। काठ मारना, मुहावरे का अर्थ होता है अस्तबद्ध रहना। देख लो ये सब 2019-20 में पूछा गया है। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखना। और मैं दिखाता हूं आप लोग को, यहाँ पर दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ से दिखाई थोड़ा थोड़ा दे रहा है, देख लीजिए। त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। खिल्ली उड़ाना, मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग करना। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना। ये सब मुहावरे का अर्थ है। छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कठिन होना। सब भी आई है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग व्याकरण याद कर लो। आप लोग कहिएगा तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं, ये मुहावरा हो गया, कुछ मुहावरा हो गया। अब कुछ दूसरा, अब कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जैसे कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द होगा सुरभि, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई देगा, देख लो। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है भूमि, ये 2019 में पूछा गया था। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज, यह भी 2020 में पूछा गया था। पेय का पर्यायवाची शब्द होता है दूध, यह भी 2018 में पूछा गया था। अरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है विपिन, यह भी 2018 में पूछा गया था। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है, यह 2018 में पूछा गया था। अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा यानी कि तुरंग, सब नाम एक ही होता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है, ये 2018 में पूछा गया था। पत्थर का पर्यायवाची, ऐसे ही किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, ये सब। सूरज किसका पर्यायवाची है, तो सूरज देख लो, ये सब का पर्यायवाची आदित्य, भास्कर, अंशुमाली। सुंदर का पर्यायवाची शब्द देख लो, ये सब होता है, ठीक है, ललित, ये सब मंजूल, सब कुछ होता है। तो आप लोग क्या करो कि आप लोग पर्यायवाची शब्द किसी भी तरह व्याकरण, हिंदी व्याकरण का बुक या मॉडल पेपर पढ़ो। ये सब मॉडल पेपर में मैं करा दिया हूँ, ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द भी हो गया कुछ। अब देख, जैसे कि मैं देख लो यहाँ पर बहुत सारा आ गया। निशा का पर्यायवाची शब्द, गृह का पर्यायवाची शब्द, देख लो गृह का पर्यायवाची शब्द आप लोग को 5-6 कम से कम 3 पर्यायवाची शब्द याद कर लेना है। 3 देखो, गृह का घर होता है, सदन होता है, आवास होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द देख लो, नाभ, अंगन, गगन, ये सब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसे ही देख लो, हम देखेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जैसे कि जिसने यश प्राप्त किया हो उसे हम लोग कहते हैं यशस्वी, ये 2019 में पूछा गया था। जो बहुत बोलता है उसे हम लोग कहते हैं वाचाल, ये 2019 में पूछा गया था। जहां पहुंचना कठिन क्या कहलाता है, दुर्गम, 2019 में पूछा गया था। छात्रों के रहने का स्थान यानी कि छात्रावास, एक शब्द में। और दिखाता हूं, देखो यहाँ पर, वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है, छावनी, 2019 में पूछा गया था। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में, दीक्षित। ये सब मैं सिर्फ जो पूछा गया था वो सब करा देता हूँ, ठीक है। गिरा हुआ एक के लिए एक शब्द है पतित। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष, 2020 में पूछा गया था। जो स्त्री अभिनय करती हो, अभिनेत्री। शिव का उपासक कहलाता है शैव, ये सब भी आए, देख लो 2018 में पूछा गया था। वन में चरने वाला, वनचर, 2018 में। स्वीकार करने योग्य, वरण्य। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो यानी कि विदुर, 2018 में देख लो। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु, 2018 में। जो मापने में समर्थ हो, मापदंड। मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, मृगनयनी। ऐसे ही देख लो बहुत सारा भी है। अब देखते हैं दूसरा देख लो। अब समास हमने बताया है, देख लो। हाथ पैर, कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ये समास का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विशेषण का कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। जैसे कि समाज का विशेषण क्या है, सामाजिक। भारत का विशेषण क्या है, भारतीय, ठीक है। आत्मा का विशेषण क्या है, आत्मा का विशेषण है आत्मीय। जाति शब्द का विशेषण है, जाति शब्द का विशेषण होता है जातीय। उच्च शब्द का, देख लो यहाँ पर, उच्च शब्द का विशेषण क्या होता है, उच्च शब्द का विशेषण होता है उच्चतर। आलस का विशेषण क्या है,
आलस का विशेषण होता है आलसी, नमक का विशेषण क्या है, नमकीन। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। स्वर्ण, स्वर्ण का विशेषण क्या है, स्वर्णिम। ऐसे ही, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। अब देखो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कह रहा है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ इस महेश, ठीक है। सदाचार का संधि विच्छेद, ये सब भी आया है, सब पूछा गया है, ठीक है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, सदा जोड़ चार, सद जोड़ अचार, सदाचार, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो तपोबल, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, तपोबल का संधि विच्छेद होता है तपह जोड़ बल, तपबल। राजेंद्र का संधि विच्छेद, राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है राज जोड़ इंद्र। अब संधि विच्छेद के लिए तो पूरा शुरू से बताना पड़ेगा, उसमें आधा घंटा लग जाएगा, और ये पहले ही आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। देख लो सज्जन का संधि विच्छेद, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ जन, सज्जन, ठीक है। ऐसे ही अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो मैं कल सुबह डाल दूंगा, ठीक है। वो बहुत भी गया है, उसको मैं अलग से बताऊंगा, उपसर्ग और प्रत्यय।